अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने आज सुबह के वक्त में ईरान के कई सारे इलाकों में बड़े बड़े हमले किए हैं। उत्तरी, मध्य पूर्वी और पश्चिमी तेहरान के हिस्सों में कई सारी जगहों पर हमले हुए हैं। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि पूरे ईरान के अंदर अंधेरा छा गया है। जब इजराइल और अमेरिका ईरान के तेहरान में हमले कर रहे थे, हमलों के बाद पूरे ईरान के अंदर अंधेरा छा गया है, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जो 48 घंटे का टाइम दिया था ईरान को कि हम आपके पावर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि ये हमले पावर प्लांट पर किए गए हों। फिलहाल अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ तस्वीरें सुबह के वक्त में अब सामने आई हैं। कुछ सिविलियन एरिया में भी इजराइल और अमेरिका ने बम गिराए हैं। जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के उन इलाकों को हिट किया था जहां पर इजराइल के आम यहूदी लोग रहते थे, इसी तरह से इजराइल ने भी तेहरान की उन जगहों को टारगेट किया है जहां पर ईरान के आम लोग रहते हैं। फिलहाल पावर प्लांट पर हमले की खबर है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म होकर नहीं आई है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, क्लिप सामने आई हैं जहां पर अंधेरा पूरे ईरान के अंदर दिखाई दे रहा है। हमले हो रहे हैं और उसके बाद अंधेरा छा रहा है। तो हो सकता है कि पावर प्लांट को निशाना बनाया गया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रात धमकी दी थी कि आप देखना कि हम किस तरह से आपके पावर प्लांट को निशाना बनाकर आपको अंधेरे में कर देंगे। 48 घंटे वाली धमकी पहले दी थी, शाम भी एक धमकी दी थी पावर प्लांट पर हमला करने की। तो हो सकता है कि निशाना बनाना शुरू कर दिया हो। फिलहाल ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर आप हमारे ऊपर इस तरह से हमले करेंगे तो हम सामने वाले तमाम अरबी देशों को इसी तरह से निशाना बनाएंगे। खबर है कि कई सारे अरबी देश, खासकर यूएई और सऊदी अरब, कतर जैसे देश खुलकर इस जंग में अब अमेरिका के समर्थन में उतर आए हैं। ईरान के खिलाफ हमले की धमकी भी इन देशों की तरफ से दी जा रही है कि हम आपके ऊपर हमले भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के अंदर हमारी जगहों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार जवाब यही दिया जा रहा है कि हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके देश के अंदर बैठे हुए उस दुश्मन पर हमले कर रहे हैं जो दुश्मन आपके देश का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन ये अरबी देश खुलकर अब ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन उतरेंगे नहीं दोस्तों। ये इतना आसान नहीं है जंग में उतरना। अगर ये अरबी देश खुलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाते हैं तो फिर ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। अभी तो सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है, फिर इन तमाम जगहों को निशाना बनाएगा जहां पर इनका बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ईरान अगर चाहे तो आम लोगों की जान ले सकता है इन देशों में, लेकिन आम लोगों की जान ईरान नहीं ले रहा है। लेकिन यूएई समेत कुछ अरबी देशों की तरफ से यह बात साफ बोल दी गई है कि हम अमेरिका और इजराइल के इस जंग में साथ हैं। इधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए, उधर एक बार फिर से ईरान ने अपनी कनस्टर मिसाइलों से इजराइल के अंदर हमले किए। ईरान की मिसाइलों ने सेंट्रल इजराइल में कई सारी जगहों को निशाना बनाया। कनस्टर बम जब फटते हैं तो कई सारी जगहों पर जाकर गिरते हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान की कनस्टर मिसाइल को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। जब भी ईरान की तरफ से कनस्टर मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, उसका इंपैक्ट इजराइल के अंदर जरूर हो रहा है। कल भी आपने देखा था, परसों भी आपने देखा किस तरह से इजराइल के अंदर तबाही मची है। ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसने अपने इजरायली सूत्रों के हवाले से खबर लिखी है कि इस जंग के दौरान तकरीबन 1281 इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं। डिमोना और अराद पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से, उसमें कितने सारे लोग घायल हुए, कितनी मौतें हुई हैं, 24 घंटे का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। पिछले कुछ दिनों का 1281 मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर इतने लोगों की मौत हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है। जब ईरान की मिसाइलों ने कल सुबह के वक्त में अराद के अंदर तबाही मचाई थी, तो उसके बाद तमाम इजराइल के नेता उस जगह पर पहुंचे। बेंजामिन नेतन्याहू भी वहां पर पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने रोना शुरू कर दिया। यह कहता है कि सख्त जरूरत है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की, क्योंकि ईरान युद्ध अपराध कर रहा है। ईरान उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो पूरी दुनिया में बैन है। यूनाइटेड नेशंस को तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर ईरान को रोकना होगा। यह बात कौन कह रहा है दोस्तों? ये बात वो कह रहा है जिसने पिछले 2-2.5 सालों में युद्ध के सारे नियम तोड़ डाले हैं। आज वो यूनाइटेड नेशंस को याद कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को इजराइल ने आतंकी संगठन बता दिया था। यूनाइटेड नेशंस के लोगों को इजराइल के अंदर आने पर बैन लगा दिया था। इजराइल के गाजा में किए हुए काले कारनामों के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानता है, इसलिए यूनाइटेड नेशन को आतंकी संगठन कहा था। अब जब ईरान ने इनकी ठीक से पिटाई की है, जो हाल इन्होंने गाजा के अंदर किया था वो हाल अब इजराइल के अंदर इन्होंने देखा, तब इनको यूनाइटेड नेशंस याद आने लगा। कड़वी दवाई का स्वाद अब इनको मालूम पड़ रहा है। जो तबाही गाजा के अंदर मचाकर ये लोग खुश होते थे, आतंकवाद का नाम दे देते थे, आज जब इनके अंदर तबाही हो रही है तब ये बिलबिला रहे हैं।
फिलहाल खबर तो ऐसी भी आ रही है कि यूएई के विदेश मंत्री ने भी ईरान को आतंकवादी बता दिया है। जो अमेरिका और इजराइल की बात नहीं मानता है, दुनिया भर के लोग उसको आतंकी कहना शुरू कर देते हैं, और कोई आतंकी भी अगर इनकी बात मान ले तो ये उसको गले लगा देते हैं। दोस्तों, कल आपको एक खबर बताई थी कि कतर के अंदर एक कतर की सेना का विमान क्रैश हो गया था। इस पर हमला हुआ या फिर ये खुद क्रैश हुआ, अभी ये जांच का विषय है। फिलहाल समुद्र में जाकर गिरा था, 6 लोगों की मौत हो गई। इस पर 3 तुर्की के लोग भी थे। इजराइल ने तुर्की को भड़काने की कोशिश की कि देखिए आपके लोगों को भी हमला करके ईरान ने मार दिया। हालांकि अभी तक कतर की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि हमारा यह हेलीकॉप्टर ईरान के हमले के बाद क्रैश होकर समुद्र में गिरा है या फिर कोई और टेक्निकल खराबी की वजह से समुद्र में गिरा और 6 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अमेरिका इजराइल ने यह जंग शुरू की, ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, इसका असर अब इराक में देखने को मिल रहा है। इराक के अंदर नाटो की सेना तैनात रहती थी, वो नाटो की सेना अब भागना शुरू कर चुकी है। नाटो की सेना ने भागने के लिए इराक के अंदर जो ईरानी संगठन है उनसे सीज फायर के लिए मोहलत मांगी कि हमें 24 घंटे की मोहलत दे दी जाए, हम यहां से निकल जाएं। आप 24 घंटे सीज फायर कर दो, हमला मत करो, ताकि जो विक्टोरिया बेस है अमेरिका का इराक के अंदर उसको खाली करके हम अमेरिका वापस जा सकें। इराकी संगठन से नाटो ने 24 घंटे का सीज फायर मांगा। फिलहाल इराकी संगठन इसके लिए राजी हो चुका है कि 24 घंटे का सीज फायर है, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई हमला अमेरिकी बेस पर नहीं होगा, आप इराक की जमीन छोड़कर यहां से निकल सकते हैं। फिलहाल नाटो ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर ये तमाम देश मिडिल ईस्ट से निकल जाएं तो वाकई में मिडिल ईस्ट के अंदर कभी कुछ होगा ही नहीं। बेवजह का डर दिखाकर ये लोग मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं और करते कुछ नहीं है, बस अपना मतलब निकालते हैं। फिलहाल नाटो की वापसी इराक के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश है। आइए अब कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो कश्मीर से आ रही हैं। हमारा जो प्यारा कश्मीर है, वहां से शिया समुदाय के लोगों ने ईरान की मदद के लिए उनके पास जो भी था जमा करके ईरान की एम्बेसी को दिया। बड़े लोगों ने अपना कैश निकाला, औरतों ने अपने गहने, बच्चों ने अपना गुल्लक फोड़कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर, और उस पैसे को अब वो ईरान की मदद के लिए भारत के अंदर ईरान की जो एम्बेसी है उसको देंगे। तो भारत के अंदर इस तरह से शिया समुदाय के लोग, ज्यादातर शिया समुदाय के लोग हैं, और भी लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन खासकर शिया समुदाय के लोग इस तरह से ईरान की मदद के लिए आगे आए हैं। जिसकी जो हैसियत थी, जिसके पास जो कुछ भी था, उसने उसी हिसाब से कश्मीर के अंदर बाकायदा पैसे देकर ईरान की मदद की है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब टैक्स वसूलना ईरान ने शुरू कर दिया है। किसी भी जहाज को निकलना है तो उसको $20 लाख देने होंगे। जापान ने भी $20 लाख देकर अपने जहाज को पार करवाया है। जापान बड़ा कूदता हुआ गया था अमेरिका के पास कि हम आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे, लेकिन जापान ने भी डील करके अपने जहाज को निकाला है। अब्बास अरागची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे दोस्तों के लिए खुला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। जो ईरान के दुश्मन, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। अब ईरान के दुश्मन कौन कौन है ये तो ईरान ही जानता होगा। ईरान के दुश्मन वो हैं जिनका खास ताल्लुक अमेरिका और इजराइल से है, और अमेरिका इजराइल जैसे देश उनके जहाज इधर से नहीं गुजरेंगे। बाकी जो याराना निभा रहा है ईरान से, ईरान उनके जहाजों को पार करवा रहा है। इंटरनेट केबल की बात आई थी दोस्तों, क्या वाकई में ईरान इंटरनेट केबल पर हमला करेगा? कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी सकता है। अगर ईरान के ऊपर ये बहुत बड़े लेवल के हमले करेंगे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ईरान इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर इंटरनेट केबल को नुकसान हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।